हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आ गया जो कि 28 जनवरी और 4 फरवरी 2024 को होने वाला है। देखिए, उसके लिए जो है प्लेटफॉर्म का एक बुक आया है स्पेशल पेपर सेकेंड हिंदी के लिए। इसमें देखिए हिंदी के टोटल 30 गो मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले अभी तक हम टोटल 9 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हर एक सेट में 100 प्रश्न दिया हुआ है न्यू पैटर्न पर आधारित। आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, अगर कोई भी आदमी इस संपूर्ण बुक का PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए। उसके बाद उसमें बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। लेना चाहते हैं तब भी मैसेज कीजिएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज हम सेट नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए, सेट नंबर 10 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपको कर्मधारय समास। महाजन कौन सा है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपको कर्मधारय समास। कौन? कर्मधारय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, हाथ न आने इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पकड़ में न आना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, यानी कि विद्रोह करना। क्या हो जाएगा? विद्रोह करना। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? इनमें से कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपको चिंता। चिंता क्या है? चिंता यानी कि भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, हरियाली है क्या? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक भाववाचक संज्ञा है। कौन है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, वह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है वह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि आप जो है कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन? आप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, तोता डाल पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अधिकरण, यानी कि अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि क्या हो रहा? अलग हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपादान कारक। पत्ते यानी कि पेड़ से जो है पत्ते गिर रहा है, यानी कि अलग होने का बोध धरा, तो ये हो जाएगा आपको अपादान कारक। अगला प्रश्न, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो विशेषण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको नमक। नमक जो है विशेषण नहीं है। ये क्या है? ये एक संज्ञा है। अगला प्रश्न, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको उठाना। क्या हो जाएगा? उठाना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना जो है ये कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा आपको नाम धातु क्रिया। कौन? नाम धातु। अगला प्रश्न, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा था? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, लालदासी एवं चरणदासी संप्रदाय को साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेवाती भाषा में। किसमें? मेवाती। अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ आपको 1960 में। कब हुआ है? 1960। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संघ की कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे? तो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 351 में। किसमें? अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? तो हो जाएगा आपको दीपावली। दीपावली जो है तद्भव शब्द नहीं है, जबकि नाच, नेवला, धरती ये सभी तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, चम्मच, बारूद और लाश शब्द किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? इसके आंसर हो जाएगा आपको तुर्की। कौन हो जाएगा? तुर्की भाषा के विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार होते हैं? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 2 प्रकार। कितने? 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी है? इस जगह आपको ग्लास। ग्लास कौन सा शब्द है? तो विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, धर्म का परिवर्तन धर्म में कौन सा स्वरगम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य स्वरगम। कौन हो जाएगा? मध्य स्वरगम हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24,
शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो हो जाएगा आपको निर्वेद। क्या हो जाएगा? निर्वेद। अगला प्रश्न, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको फ्रांस में। कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपको यति। क्या कहते हैं? यति कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्लूटो का समय कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 487 ईसा पूर्व से लेकर 327 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा आपको अधिसूचना। क्या हो जाएगा? अधिसूचना हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैथिली कोकिल के नाम से किसे जाने जाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको विद्यापति को, यानी कि मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न, संत कबीर ने जगत को कैसा बनाया है? संत कबीर जो है जगत को कैसा बनाया है? तो हो जाएगा आपको बोराना। कैसा? बोराना। अगला प्रश्न, संत कबीर जो है जगत को कैसा बताया है? तो बोराना बताया है। अगला प्रश्न, उद्धव आगमन से गोपियों की वीर अग्नि को क्या क्या था? तो हो जाएगा आपको प्रज्वलित कर दिया। क्या क्या था? प्रज्वलित कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? तुलसीदास का जो है महाकाव्य रामचरितमानस ये किस भाषा में रचा गया है? तो हो जाएगा आपको अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी। अगला प्रश्न, सोहत का क्या अर्थ है? सोहत का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा आपको सुहाना लग्न। क्या हो जाएगा? सुहाना लग्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34, रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान का जन्म जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था आपको सन 1548 ईस्वी में रसखान का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जो है या किस काल के कवि थे? तो ये जो है आपको रीतिकाल के। भूषण जो है रीतिकाल के कवि थे। अगला प्रश्न, विद्यापति जी का जीवन काल कब से कब तक रहा? विद्यापति का जो है जीवन काल कब से कब तक रहा? ये हो जाएगा आपको 1380 से लेकर 1448 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, कबीरदास को शिक्षा कैसे प्राप्त हुई थी? कबीरदास को जो है शिक्षा कैसे प्राप्त हुई थी? तो यह जगह पर्यटन एवं सत्संग के द्वारा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38, सूरदास की दृष्टि में किसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको तत्व और ज्ञान के बिना। किसके? तत्व और ज्ञान के बिना। अगला प्रश्न है तुलसी के गुरु कौन थे? यानी कि तुलसीदास के जो है गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको नरहरि दास। कौन थे? नरहरि दास तुलसीदास के गुरु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संसार नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे, या किसका कथन है? ये हो जाएगा आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ला का, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41, भूषण का अर्थ क्या होता है? भूषण का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा आपको शेर होता है। क्या होता है? शेर। अगला प्रश्न, साक्ष्य का क्या अर्थ है? साक्ष्य का क्या अर्थ होता है? तो हो जाएगा आपको प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है भारतेंदु काव्य रचना का प्रारंभ किस भाषा में हुआ है? भारतेंदु काव्य रचना का प्रारंभ जो है यह किस भाषा में हुआ है? तो हुआ आपको खड़ी बोली हिंदी से। किससे? खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, भारतेंदु जी की रचना भारत दुर्दशा क्या है? तो हो जाएगा एक नाटक है। क्या है? एक नाटक। 44 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त जी को साकेत के विषय में किन से प्रेरणा मिली है? तो हो जाएगा आपको इसका आंसर 45 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि भुजंग भूषण भट्टाचार्य से। क्या हो जाएगा? भुजंग भूषण भट्टाचार्य से मिला है। अगला प्रश्न है किस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने अतुकांत छंद में लिखा है? किस कृति में जो है मैथिली शरण गुप्त अतुकांत छंद लिखा है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मेघनाथ वध ने। कौन? मेघनाथ वध। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है निराला जी में लाक्षणिक विलक्षण की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती है जितनी किस कवि में पाई जाती है? तो हो जाएगा जितनी प्रसाद और पंत में पाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको कोसानी में। कहाँ हुआ था? कोसानी। अगला प्रश्न, पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति में मिला? किस कृति पे मिला था? तो हो जाएगा आपको लोकायतन के लिए। किसके? लोकायतन के लिए मिला था सोवियत लैंड पुरस्कार। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के किस वाद की कवित्री में शुमार है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको छायावाद। किस रूप में? छायावाद। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था?
महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। प्रसाद जी का किस रचना में छायावादी रूप में उत्कर्ष प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ किस रूप में? आंसू के रूप में। किस रूप में? आंसू। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपको देसी प्रसाद साहू। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपको 1959 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1959। अगला प्रश्न, दिनकर जी को कब चीन के लेखक संघ के निमंत्रण पर चीन गए थे? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी में गए थे। कब? 1957। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र जी ने किस पत्रिका के संपादक थे? जैनेंद्र जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जागरण पत्रिका के। अगला प्रश्न, आज्ञा की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? आज्ञा जी जो है इसका शिक्षा कहाँ तक हुआ था? ये हो जाएगा कहाँ से हुआ था? तो लाहौर और मद्रास, ये दोनों जगह से हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 59, युगधारा किस काव्य रचना है? किसकी काव्य रचना है? युगधारा जो है या किसकी काव्य रचना है? तो ये हो जाएगा आपको नागार्जुन की, यानी युगधारा नागार्जुन की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। किस धर्म में? बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको इलाहाबाद में। कहाँ पूरा हुआ था? इलाहाबाद में पूरा हुआ था, जिसका नाम अभी प्रयागराज है। अगला प्रश्न, इन काव्यों में से कौन से काव्य सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए गर्म हवा। कौन हो जाएगा? गर्म हवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूमिल का जन्म कब हुआ था? धूमिल जो है इसका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था आपको सन 1936 ईस्वी में धूमिल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, धूमिल की असमय में मृत्यु किस बीमारी के कारण से हुई है? ये हो जाएगा आपको ब्रेन ट्यूमर के कारण से। किस कारण से हुआ था? ब्रेन ट्यूमर के कारण से हो गया था। अगला प्रश्न है, गोबर घर से भागकर कहाँ गया था? गोबर जो है घर से भागकर कहाँ चला गया था? तो लखनऊ चला गया था। कहाँ पे? लखनऊ। अगला प्रश्न है संख्या 66, मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मार्टिन की पत्नी के नाम पर। अगला प्रश्न, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के उपाध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा आपको गयादीन। कौन थे? गयादीन थे। अगला प्रश्न है, होरी की गाय को मृत्यु कैसे हुई थी? ये हो जाएगा आपको जहर खाने से हो गई थी। अगला प्रश्न है संख्या 69, डॉक्टर प्रशांत की मुंह बोली माता का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्नेहमयी। क्या नाम था? स्नेहमयी नाम था। अगला प्रश्न, राग दरबारी का प्रकाशन यानी कि राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1968 ईस्वी में। कब हुआ? 1968 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? भारत दुर्दशा नाटक में जो है पात्रों की संख्या कितनी है? तो 19। अगला प्रश्न, प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रंगमंच। कौन रखता है? रंगमंच। अगला प्रश्न है, अशोक पेड़ पर किसके चित्र बनाता है? अशोक जो है पेड़ पर किसके चित्र बना रहा था? तो ये हो जाएगा आपको बिन्नी, जो उसकी बिन्नी के चित्र बना रही थी। अगला प्रश्न, भारतेंदु का पहला नाटक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको विद्यासुंदर। भारतेंदु का पहला नाटक कौन है? तो विद्यासुंदर है। अगला प्रश्न है, ध्रुव सोनी नाटक में खलनायक कौन है? ध्रुव सोनी नाटक जो है उसमें खलनायक कौन है? तो हो जाएगा आपको रामगुप्त। कौन हो जाएगा? रामगुप्त हो जाएगा। अगला है, आधे अधूरे में जो एकमात्र स्त्री पात्र है वह कितने वर्ष की है? तो हो जाएगा आपको 40 वर्ष की। आधे अधूरे नाटक में जो स्त्री पात्र है उसकी उम्र कितनी थी? तो 40 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, मध्वा जा सो रहो किसका कथन था? ये हो जाएगा आपको शराबी का कथन था। 77 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लल्लू का कथन था। मध्वा जा सो रहो किसका कथन था? ये लल्लू का कथन था। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद्र ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो ये हो जाएगा आपको दलित समस्या और जातिगत समस्या, ये दोनों समस्या को दर्शाया है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में किसके मनोभाव को दर्शाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरुष के मन और स्त्री के मन को हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि रहस्यमय व्यक्तित्व और जीवन जगत जटिलता, ये तीनों की चर्चा हुआ है। अगला प्रश्न है 81 नंबर,
दिल्ली में एक मौत कहानी कहाँ के वातावरण को चित्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, महानगरिया का। किसका? महानगरिया। अगला प्रश्न, गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? तो ये हो जाएगा आपको चीनी मिल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? ये हो जाएगा आपको आम आदमी से। किससे? आम आदमी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे कर दिए थे? तो ये हो जाएगा आपको मिसपाल के नाम पे। किसके नाम पे? मिसपाल के नाम पे कर दिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, जयशंकर प्रसाद के मधुआ कहानी में कौन से पात्र हैं? तो ये हो जाएगा आपको शराबी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, शराबी, लल्लू, साधु, सरदार सिंह, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानियों का आधार क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ग्रामीण। क्या हो जाएगा? ग्रामीण था। अगला प्रश्न 87 नंबर, जैनेंद्र जी की प्रथम कहानी खेत किस पत्रिका में छपी है? जैनेंद्र जी का जो प्रथम कहानी खेत ये किस पत्रिका में छपी थी? तो हो जाएगा आपको विशाल भारत में। किसमें? विशाल भारत में छपा था। अगला प्रश्न है, मेजर गिरीश नेगी किससे प्रेम करता था? मेजर गिरीश नेगी जो है या किससे प्रेम करता है? ये हो जाएगा आपको मिस जूली से। किससे? मिस जूली। अगला प्रश्न, कमलेश्वर की किस कहानी में प्रेम व्यवस्थित हुई है? इसका आंसर हो जाएगा इनकी प्रेम व्यवस्थित हुई है, प्रेम अभिव्यक्तित हुई है। तो हो जाएगा आपको 89 के सी, यानी कि नागमणि और नीली जिले ये दोनों में हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी संलग्न से उषा प्रियबंदा का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फिर बसंत आया, जिंदगी और गुलाब, कितना बड़ा झूठ, ये सभी किसका है? तो उषा प्रियबंदा की कहानी है। अगला प्रश्न, कहानीकार की दृष्टि किस पर गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको श्रीमती शुक्ला पर। किसका पर गया था? श्रीमती शुक्ला पर गया था। अगला प्रश्न 92 नंबर, कुल्लू में मिसपाल ने रंजीत को कौन सी मछली खिलाने की बात कही थी? ये हो जाएगा आपको कौन सी बात कही थी? ड्रॉप्ड मछली खिलाने की बात कहा था। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ये हो जाएगा आपको राम सिंह। कौन थे? राम सिंह थे। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये हो जाएगा आपको 84। कितनी? सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, यानी कि 84। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपको रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 96 के पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको रेणु जी। कौन हो जाएगा? रेणु। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको बग्गा साहब। कौन हो जाएगा? बग्गा साहब। अगला प्रश्न, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको जनेंद्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आपको नामवर सिंह। कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।